बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर 3.4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक 3.4 इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है। अलग से आपसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है और न्यूटन का सेकंड लॉ भी अलग से आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों लॉज लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जबकि न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब ये तीनों लॉज अगर आप अपनी बुक में देखें ना, तो थ्योरी के पैराग्राफ्स मेंशन किए जा रहे हैं, बैकग्राउंड बताया जा रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा रही हैं, साइड इन्फॉर्मेशन, फिर बॉक्स में जाके डेफिनेशन क्लोज की जा रही है। तो बहुत से बच्चे सिर्फ वही बॉक्स वाली डेफिनेशन को रट्टा लगा के चले जाते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। अब बच्चे पूछते हैं सर जी फिर कौन सी लाइनें हमने तैयार करनी है, निशान लगवा दें। भाई आपको निशान लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ ना, इसको पहले समझ लें, फिर इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चाहे आपका कंसेप्चुअल एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट आ जाए, वो भी हो जाएगा, और लॉन्ग आ जाए तो आप इसी तरीके से लिख के आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। आप तो टेंशन खत्म ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से बच्चे हमने देखे, वो कहते हैं सर जी हमारी इतनी अच्छी तैयारी थी, हमने पेपर में देखा ये लॉन्ग आया था, हमें वो आता था लेकिन हमें भूल गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जब आप अपने पेरेंट्स प्लस अपने टीचर्स की बात नहीं मानते। हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ क्लियर करवाते हैं, सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आपकी फिजिक्स की तैयारी अच्छी हो जाए, आपका पेपर अच्छा हो जाए, आपके फुल मार्क्स आ जाए। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपने टीचर की बात आप मानेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा, जो याद करेंगे आपको पेपर तक याद रहेगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी स्टेटमेंट को देखने से पहले ना थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, वो ज़रूरी है हमारे लिए जानना, ताकि हमें पता तो चले ना कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है। समझ के आपने तैयार करना है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना बेटे। आसान से आसान करके समझाऊंगा। पहले यहाँ पे आसान स्टेटमेंट दूंगा, समझ आ जाएगी, फिर आपको बुक वाली भी स्टेटमेंट समझा दूंगा। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, सदियों पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से पहले की बात कर रहा हूँ। उस जमाने के लोग ना किस तरह से सोचते थे कि अगर कहीं पे धुआं देखते थे कि धुआं उठ रहा है, तो उस धुएं को देख के वो फौरन कहते थे कि यार यहाँ पे आग लगी होगी। आप खुद पे गौर कर लेना, कहीं पे अगर आप धुआं देखें कि धुआं उठ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस धुएं को देख के आपके दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि यार आग लगी होगी। तो उस ज़माने में भी लोगों को यही लगता था कि जहाँ उन्होंने धुआं देखा फौरन कहा जी आग लगी होगी, जहाँ धुआं देखा तो फौरन कह दिया कि आग लगी होगी। इसी तरह उस ज़माने में जब लोग मोशन वाले ऑब्जेक्ट को देखते थे कि एक बॉडी विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है, तो उस मोशन वाले ऑब्जेक्ट को देखते ही उनको लगता था कि इसके ऊपर फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रहा है। आप खुद पे गौर कर लें, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मोशन में देखें तो आपको क्या लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, क्यों मूव कर रहा है? तो आपके जहन में आएगा यार इसके ऊपर फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रहा है। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको भी। तो उस जमाने के लोगों को भी ठीक लगता था ये। लेकिन ऐसा अब हर केस में 100% ऐसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। जब एक क्वेश्चन मुश्किल आ जाए, बहुत सारे लोग उसका गलत आंसर दे रहे हो, तो इक्का दुक्का सही भी तो दे देते हैं ना समझदार लोग। तो जब लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि जहाँ पे धुआं देखा फौरन कह दिया आग लगी होगी, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी जो मूव कर रहा होता था उसको देखते थे कि ऑब्जेक्ट मोशन में, तो फौरन कहते थे कि उसके ऊपर फोर्स लगी होगी। तो यहीं पे एक समझदार बंदा बैठा था, उसने कहा यार 100% ऐसा ही हो हर केस में, ये ज़रूरी तो नहीं है। थोड़ा सा मैं क्यों ना छानबीन तो करूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका नाम था गैलीलियो, वो साइंटिस्ट थे। गैलीलियो, न्यूटन से पहले की बात कर रहा हूँ। गैलीलियो, याद रख ले। उसने सोचना शुरू कर दिया। उसने जी एक स्मूथ सरफेस पे ना एक बॉल को मूव करवाया। ये सपोज करते हैं एक बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर उसने थोड़ी सी फोर्स एग्जर्ट की। हम लेट कर लेते हैं कि उसने 20 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट की। तो ऑब्जेक्ट इस स्मूथ सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, फिर जाके रुक गया। फिर इसी तरह का एक और केस उसने लिया कि सेम उसी तरह की सरफेस, उसी तरह का एक बॉल या ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर थोड़ा सा उसने ना ऑयल लगा दिया, बॉल के ऊपर ऑयल लगा दिया। अब उसके ऊपर उतनी फोर्स लगाई जितनी यहां पे लगाई थी, मतलब कि 20 न्यूटन। अब वो बॉल या ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव कर गया, मतलब इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर गया, आगे तक चला गया। उसने कहा है ऐसा क्यों? उधर भी मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, इस केस में मैंने बॉल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के फोर्स तो मैंने उतनी लगाई है 20 न्यूटन, फिर ये बॉडी डिस्टेंस ज्यादा कवर क्यों कर गई है? अब वो इस सोच में पड़ गया।
अब इसी चीज को ना यहीं पे न्यूटन को ना एक हिंट मिल गया, राइट क्लू। उसने कहा 1 मिनट, बॉल सेम, सरफेस स्मूथ, लेकिन एक के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, एक के ऊपर नहीं लगा हुआ, फोर्सेस भी दोनों पे बराबर की लग रही हैं, फिर एक बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, अगर इस बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेस को कम कर दिया जाए, क्योंकि ऑयल लगा है ना, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स कम हो जाएगी। फ्रिक्शन की फोर्स कम हुई है तो बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ना, आगे तक मूव कर गया है। तो न्यूटन ने बात पकड़ ली। उसने कहा इसका मतलब अगर बॉडी के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स को कम कर दिया जाए तो फिर बॉडी ज्यादा मूव करता है। तो क्यों ना अगर ऐसा हो जाए कि एक बॉडी पे लगने वाली तमाम बाहर से जो फोर्सेस हैं वो सारी रिमूव कर दी जाए, फिर तो इसका मतलब बॉडी हमेशा मोशन में रहेगा। ये बात बिल्कुल ठीक उसने सोची। है भी ऐसी कि अगर आप तमाम फोर्सेस जो बाहर लग रही हैं इसको रिमूव कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कर सकते हैं, अगर कर दी जाए तो फिर तो बॉडी वाकई मोशन में रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। हम तो प्रैक्टिकली देखते हैं ऐसा नहीं हो सकता। बाहर देखें, एयर फोर्सेस है ना, आगे से हवा की फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स है, इसे आप 100% तो रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन उसने कहा अगर ये कर दी जाए रिमूव, एक्सटर्नल फैक्टर सारे खत्म हो जाएं, फिर इसका मतलब बॉडी तो हमेशा के लिए मूव करता रहेगा। तो ये बात उसने बिल्कुल ठीक सोची। तो यहीं से उसने फिर स्टेटमेंट दी। अब देखते हैं, स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी। इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, विल स्टे एट रेस्ट, तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। बात तो बिल्कुल ठीक है। अपने रूम में देखें कोई चेयर, कोई आपके पास टेबल पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी हमेशा रेस्ट पे। पड़ी है तो फिर पड़ी रहेगी क़यामत तक। इफ एन ऑब्जेक्ट एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, विल स्टे इन मोशन, तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। लेकिन शर्त उसने साथ में बताई है कि वो मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, बात बिल्कुल ठीक। अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बिल्कुल हमेशा मूव करता रहेगा, तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। और बात बिल्कुल ठीक है, एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वाकई करता रहेगा तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। अनबैलेंस का मतलब यह है कि देखें, सपोज करें ये आपके पास एक कार है, अभी गुजारा कर लेते हैं, जगह बहुत कम है, ठीक है। अब इसकी बैकवर्ड साइड से अगर फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की और फ्रंट वाली साइड से फोर्स लग रही है जी 10 न्यूटन की, तो अब अनबैलेंस है, अनबैलेंस फोर्स है ना, इसका मतलब कार आगे मूव करेगी। आगे से 10 न्यूटन है, पीछे से 50 न्यूटन है, बराबर की फोर्सेस तो नहीं है ना, बराबर की होती तो बैलेंस फोर्स कहते, तो अनबैलेंस फोर्स है। वो कहता है एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो ये बात तो बिल्कुल उसकी ठीक है। हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें इसीलिए बॉडी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर नहीं आ सकता, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। देखें ना, एक बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो आगे हवा की फोर्स होगी, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। रोड और टायर्स के बिटवीन फ्रिक्शन की फोर्स होगी, वो आप रिमूव नहीं कर सकते 100%। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्सेस लग रही है ना, जिसकी वजह से बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा के लिए मूव नहीं कर सकता। तो वो यही तो कह रहा है, कहता है तब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर जाए। जैसी अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी तो वो फिर हमेशा के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। ये है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। समझ आ गई थी? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। बड़ी डिटेल में मैंने चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा यहां पे शॉर्टकट लिख लेते हैं। इधर आपने बात क्या सीखी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, नो नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट, क्लियर? ठीक है, तो फोर्स नहीं लग रही बस न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो हम फिर कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी बेटे, यानी कि बॉडी की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, तो अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही। ये बात क्लियर होगी? शॉर्टकट लिख दिया। अब इसी चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पीछे पढ़ा क्या रहा हूं पिछले चैप्टर में, तो वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो यहां देखो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटे? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर फोर्स
बेटे फिर फोर्स भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये आपको आगे न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा ना, F इज इक्वल टू एम ए। तो देखें ए अगर जीरो हो गया तो फिर फोर्स भी तो जीरो हो जाएगी ना बेटे, बात समझ आई? तो अब बात वही बन गई ना कि इसका मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ में फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नो नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट। अब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, बस इतना तैयार करेंगे। अब मैं जरा बताता हूं आपको बुक वाली डेफिनेशन, ये आसान है, ये आपको समझ जल्दी आएगी, ये आसान वर्डिंग है, यही तैयार कर लें, ज्यादा फायदा है। अब इसी को थोड़ा सा, वही बातें हैं लेकिन हल्का सा अल्फाज ऐसे हैं कि बच्चों को मुश्किल आती है। देखें बात वही है, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। बात सारी वही है लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग ऐसे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही, तो लिहाजा आप यही स्टेटमेंट लिख के आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये आसान है। तो आपकी मर्जी है, चाहे ये लिखें चाहे वो लिखें। अब डेफिनेशन से फर्स्ट लॉ में आपने क्या सीखा? हमने फर्स्ट लॉ में सिर्फ फोर्स को डिस्क्राइब किया है, फोर्स को मैयर नहीं किया। ये एमसीक्यू पक्का आपके पेपर में आएगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हम फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, मैयर नहीं करते। मैयर हम न्यूटन के सेकंड लॉ में करेंगे। तो अब फोर्स, इसका मतलब किस तरह से डिस्क्राइब हो रही है, फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने हमें बताया। तो फिर वहीं से आपकी बुक कहती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइड्स अस एन अदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच इज स्टेटेड एज। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ फोर्स को ही डिफाइन कर रहा है। तो वो कैसे कर रहे हैं, देखें, फोर्स इज एन एजेंसी which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body। कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी रेस्ट वाली स्टेट में अगर चेंज आ गया तो इसका मतलब होगा उस बॉडी पे फोर्स लगी है। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चेंज आ गया तो इसका मतलब भी यही होगा कि उसके ऊपर फोर्स लगी है। तो इस तरह न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। लॉजिक कहानी खत्म न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, बस इतना बेटे आपने तैयार करना है। अब आ जाए जी इसके साथ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या मतलब? वो कहता है अगर एक बॉडी की रेस्ट वाली स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो इसी स्टेट को मेंटेन रखने की जो प्रॉपर्टी है उसको इनर्शिया कहते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है, उसमें अगर किसी किस्म का चेंज आने लगेगा तो उस बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो खासियत जो उसको अपनी पहले वाली रेस्ट वाली स्टेट को मेंटेन रखने पे मजबूर करेगी, यही प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। या फिर वो कह रहा है अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन तो उसमें अगर कहीं थोड़ा बहुत चेंज आने लगेगा तो फिर फौरन से वो बॉडी की प्रॉपर्टी जो उसको मजबूर करेगी कि ना 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 पहले वाली सिचुएशन में रहे, अपनी पहले वाली हालत को मेंटेन रख, वही प्रॉपर्टी जो उसको मजबूर करेगी वो बॉडी की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। ये है इस डेफिनेशन का मतलब कि बॉडी की चाहे स्टेट रेस्ट की हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो तो उसको बरकरार रखने की जो प्रॉपर्टी है उसको इनर्शिया कहते हैं। मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। इनर्शिया उस बला का नाम है जो बॉडी को अपनी पहले वाली सिचुएशन पे लाने पे मजबूर कर देता है। सपोज करते हैं कि अगर आप एक कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, अब गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप चुप करके अपनी चेयर पे ऐसे बैठे हैं, मदद से मोबाइल चला रहे हैं, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो आप फौरन आगे गिरे और फौरन फिर पीछे आए। क्यों? ऐसा क्यों? अब यहां इनर्शिया आ गया। देखें, रुकावट बनी ना, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा था ना स्ट्रेट लाइन में, तब फौरन जैसे ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो आप आगे गिरे। अब आगे जब गिरे तो वही पड़े रह गए नहीं ना, आप फौरन पीछे आए। इसका मतलब देखें यहां पे बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसने आपको मजबूर किया है कि आप पहले वाली सिचुएशन पे आओ, आगे गिरे रुकावट की वजह से लेकिन फौरन पीछे आए, ये किसने आपको मजबूर किया? इनर्शिया ने। कि ना 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 ना, मुझे आप जिस तरह से बॉडी जा रहा था, मोशन में था और आप सुकून में ऐसे बैठे थे और आप भी ऐसे आगे जा रहे थे, जैसे ही ब्रेक लगी तो गिरे। किसने मजबूर किया? इनर्शिया। कि ना भाई चुप कर गए थे, चल रहे थे वैसे चलते रहो। तो उसने अपनी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश की, यही तो इनर्शिया है। इसी तरह आप देखें कि अगर आप सपोज करें बैठे हैं, अचानक से गाड़ी ऐसे स्टार्ट हुई और उसकी पिक अच्छी थी, ऐसे हिली, अब फिर ऐसे पीछे की तरफ झटका मिला। अब ये क्यों मिला? ये भी तो इनर्शिया है, वो आपको मजबूर कर रहा है कि अपनी पहले वाली सिचुएशन में रहो, चेंज ना है।
आप चेंज लेके आना चाह रहे हैं, तो अपनी पहले वाली सिचुएशन में आपको रहने पे जो मजबूर कर रहा है, यही बॉडी की प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है। क्लियर है? अब तो आसान हो गया ना, तो बस फिर इनर्शिया आपको समझ आ गया। अब यही इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। अब ये एमसीक्यू पक्का आएगा कि इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे मास पे डिपेंड करता है। आपने एक साइकिल पे फोर्स लगाई है और उतनी फोर्स अगर आप ट्रक पे लगाए तो साइकिल तो अच्छे खासे एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगा, लेकिन क्या ट्रक हिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है ट्रक का, तो उसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो फिर याद रख ले, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है और इसका रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट। तो जिस चीज का मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, उसका बेटे इनर्शिया भी ज्यादा। जिसका बेटे मास कम, जिस बॉडी का मास कम, उसका इनर्शिया भी कम। बस अभी 9th की हद तक इतनी बात याद कीजिएगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, वो फिर अभी नहीं बताएंगे, वो जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स को मजीद। अभी आप 9th की हद तक बेटे इतनी बातें याद करेंगे। हाँ, इनर्शिया का यूनिट कोई नहीं होता। बच्चे बहुत से समझ लेते हैं कि अगर इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो एमसीक्यू में जब आता है कि इनर्शिया का यूनिट, तो वो किलोग्राम लगा के आ जाते हैं। उनकी सोच में होता है कि क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है तो मास का यूनिट केजी है तो इनर्शिया का केजी होगा। ना 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 ना, इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता। इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता बेटे, नो यूनिट। सही है? आखिरी पॉइंट एमसीक्यू, देखते हैं कि आपको कितनी इनर्शिया की समझ आई है। टू बॉडीज ऑफ सेम मास, हम लेट करते हैं कि दो बॉडीज हैं, उनका मास सेम है। दो बॉडीज हैं, एक ये समझ लो, एक ये समझ लो। दो बॉडीज हैं, उनका मास सेम है, लेकिन एक बॉडी रेस्ट पे है, ये वाला समझो कि रेस्ट पे है, और ये वाला बॉडी समझ लेते हैं कि मोशन में है। तो मुझे बताएं कि इन दोनों में से एक बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉडी मोशन में है, लेकिन दोनों का मास बराबर का है, तो इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? जल्दी से बताएं। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताना है। टीचर की बात मानेंगे तभी आपका इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। दोनों बॉडीज का मास सेम है, एक बॉडी रेस्ट पे है, दूसरा मोशन में है। अब बताएं इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो बहुत से बच्चे कह देते हैं कि सर जी जो मोशन में है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ना 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 ना, देखो मोशन पे है, रेस्ट पे है, वी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा इनर्शिया। इनर्शिया सिंपल डिपेंड कर रहा है मास पे। तो जब दोनों का मास बराबर के, वो आपको चक्कर दे रहा है कि एक रेस्ट पे है, एक मोशन में, अब बताओ। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कहना है वो तो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। तो दोनों का मास जब बराबर है तो इसका मतलब इनर्शिया भी क्या होगा बेटे? सेम, सेम इनर्शिया। ठीक है जी, यहां तक लो। बस इतनी न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपने डिटेल में समझ लिया, इतना ही आप तैयार करेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन बेटे जरूरत नहीं है, फिर हम बुक से बाहर निकल जाएंगे। बस अभी आप अपनी बुक की हद तक इतनी चीजें तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब है जी न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट से पहले याद रहे कि फर्स्ट लॉ में हम क्या कह के आ रहे हैं कि नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जबकि न्यूटन के सेकंड लॉ में नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी बॉडी पे, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वही एक्सेलरेशन उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे। मतलब हम न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, जबकि फर्स्ट लॉ में हम फोर्स को सिंपल डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यही पक्के एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। तो अब जरा स्टेटमेंट देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, जब बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखें, इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक जिसका मास के है m, आप यहाँ पे कोई भी चीज ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कार बना ले, ठीक है। अब इस ब्लॉक जिसका मास m है उस पर हमने फोर्स एक्सर्ट की इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप फोर्स इस पे एक्ट करवाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। देखें आगे जा रहा है। इसका मतलब इस बॉडी पे फोर्स के लगने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है, और वो जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में ही हुआ है। तो अब यही एक्सेलरेशन इस फोर्स की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है उसी की बात कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी।
कि ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है ये फोर्स की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा और मास के साथ इनवर्स। तो यही चीज़ हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिख देंगे और फिर यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा। स्टेटमेंट समझ आ गई ना बेटे? अब ज़रा मैथमेटिकली देखते हैं। क्या कह रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, सिंपल हम मैग्नीट्यूड ही लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए एरो पुट करना ज़रूरी नहीं है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यही एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये फोर्स आ गई, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे देखें बेटे, एंड इज इनवर्सली, मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी। तो यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे किसके? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को जरा कंबाइन करें बेटे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास वही एक्सेलरेशन ए ही रहेगा, एफ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे एफ बन जाएगा। दोनों को कंबाइन कर रहा हूं ना, तो एफ डिवाइड बाय एम, तो ये आ गया जी एम। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 दोनों को कंबाइन करने से, ठीक है जी। देखें एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब बेटे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर ना ये इधर हम एक इक्वालिटी और कांस्टेंट लेके आ सकते हैं। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया, ये एक्सेलरेशन ए, इसकी जगह इक्वालिटी और एक कांस्टेंट हम लेके आ सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कांस्टेंट, ठीक है? तो देखें प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया, इक्वालिटी और एक कांस्टेंट को लेके आ गए। आगे वाली चीज बेटे एज इट इज एफ ओवर एम। लो जी, अब बेटे इस कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं के का। तो मैं लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट का हम नाम रख लेते हैं के, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है? बहरहाल न्यूटन के अकॉर्डिंग इसका कांस्टेंट क्या है? के। और आगे ये एफ ओवर एम एज इट इज। इसमें कोई मसला तो नहीं है, यहां तक लिख लेंगे ना? तो ये अब आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। यहां से हमें तो चाहिए फोर्स, क्योंकि हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो बेटे फिर याद रखिएगा, इन एसआई सिस्टम यानी कि एसआई यूनिट में रहते हुए हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ कंडीशन लग रही है कि अगर मास हमारे पास 1 kg हो, एक्सेलरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा हो, तो फोर्स कितनी लग रही है जी? 1 न्यूटन। तो एक बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है और उस पर हम अगर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें, तो इसका मतलब उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस कंडीशन पे फिर ये कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा? देखें ए की जगह 1, एफ की जगह भी ये 1, एम मास की जगह भी ये 1। तो 1 1 1 पुट करें, यहां से के निकालें तो के किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा ना। तो फिर आगे लिख दें देन वैल्यू ऑफ द के विल बी 1। ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो के इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा ना, एक्सेलरेशन भी तो 1 ही है। तो इसका मतलब इस कंडीशन पे के हमारे पास क्या है? 1। तो के की वैल्यू याद रख ले, के की वैल्यू क्या है बेटे? 1। तो फिर यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के की जगह बेटे 1 आ जाएगा और आगे एफ ओवर एम एज इट इज। अब यहां से हम फोर्स को निकाल लेते हैं, 1 लिखें न लिखें आपकी मर्जी है, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो फिर यहां से एफ को निकाल लेते हैं। तो ये आ गई जी हमारे पास फोर्स एफ, ये m क्या हो रहा है? डिवाइड a के साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बेटे ये फोर्स निकल आई F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये आपके पास फोर्स आ गई जी न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो अब न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स का फार्मूला याद रख ले, F इज इक्वल टू m इंटू ए। एक और भी फार्मूला है, वो भी उससे भी आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। वो है बेटे आपके पास फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लें, कुछ बच्चे पूछ लेते हैं। अब ये चीज वही बन जाएगी, ma बन जाएगा। देखें फोर्स F डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम होता है, इसे हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम को m मल्टीप्लाई बाय v। तो v का मतलब डेल्टा v, चेंज आ गया ना। तो P क्या होता है? mv के बराबर होता है डिवाइड बाय डेल्टा T।
अब बेटे देखें ये m और डेल्टा v ओवर डेल्टा t को अलग लिख लें थोड़ा सा ऐसे करके, सही। तो अब देखें ये m एज इट इज, डेल्टा v ओवर डेल्टा t बेटे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह बेटे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये आ गया a। अब देखें फोर्स इज इक्वल टू ma बन गई ना। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, बेसिकली आपने तो अपने टॉपिक के अंदर इसी तरह से लिखना है, इस तरह से, लेकिन फिर भी एक और अंदाज में आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर कोई MCQ है तो फिर ये भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है ना कि MCQ में ये फोर्स का ऑप्शन आपको नज़र ना आए, ये आ जाए, तो फिर भी आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। अब ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स का ऐसे यूनिट क्या होगा, तो वो हमारे पास होगा न्यूटन। तो अब 1 न्यूटन को हम डिफाइन कर लेते हैं, ये भी डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। तो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। अगर बॉडी का मास 1 किलोग्राम है तो उस पर अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट करवाएंगे तो इसका मतलब उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो वही सिंपल लिख दें कि 1 न्यूटन, यहाँ से 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा ना। तो इस तरह से आपके पास ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन हो जाएगी। लो जी आखिरी बात करने लगा हूँ कि अब वैसे तो सेकंड लॉ खत्म हो चुका है, अब कह रहा है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। तो जब आपने बॉडी पे फोर्स एक्ट करवाई तो उससे वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और भाई वेलोसिटी में चेंज आएगा ना। फोर्स बॉडी पे लगेगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वही एक्सेलरेशन उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन वो जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो चेंज, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो चेंज मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है, डायरेक्शन में भी आ सकता है और एट अ टाइम दोनों में भी आ सकता है। बस यही उसका इफेक्ट है। तो फिर ये देखें न्यूटन सेकेंड लॉ आल्सो टेल्स दैट अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी। भाई फोर्स, न्यूटन बता रहे हैं हमें कि फोर्स के लगने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा ऑफ अ बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन और डिसलरेशन इन इट। कि जैसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा जिसकी वजह से या तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या फिर डिसलरेशन। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो द चेंज मे बी इन इट्स मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए उसकी मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है एंड डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है, और इन बोथ ऑफ देम, या फिर दोनों में आ सकता है। तो चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, चाहे डायरेक्शन में चेंज आ जाए, चाहे एट अ टाइम दोनों में चेंज आ जाए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था जी न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब है जी थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बहुत से बच्चे लिख देते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बेटे आपने पूरी बात करनी है किस चीज में इक्वल, तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये बहुत ही आसान स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। आप चाहें तो बुक वाली भी वर्डिंग लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भी ठीक है लेकिन ये ज़्यादा आसान वर्डिंग है, ये आपको भूलेगी नहीं। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक टेबल जिसके ऊपर एक स्प्रिंग रखा हुआ है। अब इस स्प्रिंग के ऊपर ना ये वाला बंदा ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो जैसे ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, मतलब टेबल से नीचे नहीं जाएगा। हालांकि इसको जाना नीचे चाहिए, इसकी सोच में यही है कि ये नीचे जाए। तो जैसे ही इसने फोर्स एक्सर्ट की, ये इसका क्या है बेटे एक्शन। तो ये देखिए ये एक्शन किया, फोर्स एक्सर्ट की, स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस हो गया, टेबल से नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, रिएक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से वो स्प्रिंग नीचे नहीं जा पा रहा। तो टेबल भी इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है जिसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या हैं इक्वल, बट डायरेक्शन में क्या हैं देखें अपोजिट। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। अगर अभी भी चीजें कुछ क्लियर नहीं हो रही तो फिर यहां पे एक और एग्जांपल देखें। ये एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की ठहरी है। अब इसके हाथ में एक बॉल है, ये पोजीशन ए से उस बॉल पे फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब उस बॉल को ऐसे थ्रो करती है। तो फोर्स एक्सर्ट की ना, तो फोर्स ए टू बी उसने लगाई, मतलब बॉल को पोजीशन ए से बी की तरफ भेज रही है। तो ये आपका क्या आ गया बेटे एक्शन आ गया। तो जैसे ही इस खूबसूरत लड़की ने इस बॉल को ए से बी वो पॉइंट है दीवार का जहां पे जाके बॉल हिट करेगा, तो ए से बी बॉल उसने ऐसे फेंका।
अब वो बॉल जाके क्या दीवार से पॉइंट बी पे चिपक जाएगा? नहीं, एक्शन तो हो गया लेकिन ये बॉल यहां दीवार के साथ चिपकेगा नहीं, बल्कि ये दीवार भी इस बॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये बॉल हिट करने के बाद पोजीशन बी से दोबारा पोजीशन ए की तरफ आएगा। तो इसका मतलब लड़की ने बॉल पे फोर्स एक्सर्ट की, जिसकी वजह से बॉल ए से बी की तरफ गया। ये है आपका एक्शन, इसे हम कह देते हैं फोर्स एफ ए बी। ठीक है, ए से बी की तरफ ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एक्शन वाली। फिर दीवार ने उस बॉल के ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट की, रिएक्शन फोर्स, बी से ए की तरफ, तो वो बन गई एफ बी ए। बी से ए की तरफ फोर्स एक्सर्ट हुई जो कि दीवार ने बॉल के ऊपर लगाई है, तो ये आपका कहलाएगा रिएक्शन। तो ये आपके पास उस रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन है, बी से ए। सही है। तो अब देखें, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस क्या हैं? ये देखें, बराबर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखें, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों में से इसके साथ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। चाहे तो आप उसके साथ भी माइनस लगा सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर जो इस तरफ जाता है वो तो पॉजिटिव, हम क्वाड्रेंट में पढ़ के आ रहे हैं। वो साइन कन्वेंशंस होती हैं, जरूरी नहीं होता कि इधर वाले को आप हमेशा नेगेटिव लें और इधर वाले को पॉजिटिव लें। आप चाहें तो इधर वाले को पॉजिटिव ले लें, इधर वाले को नेगेटिव ले लें। ये साइन कन्वेंशंस होती है, हम खुद सेट करते हैं। लेकिन छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना कि भाई इधर वाली चीज़ नेगेटिव और इधर वाले पॉजिटिव, तो इसीलिए बच्चे कह देते हैं, लेकिन बेटे इससे कोई मसला नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका एक्शन अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखें, फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है बेटे? अपोजिट है। तो इस तरह से आपके पास ये है न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। देखें, एक्शन वाली फोर्स है एफ ए बी, ये मैंने लिख दी, इज इक्वल टू रिएक्शन वाली फोर्स है ये, तो ये मैंने लिख दी। अब देखें, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला। लो जी, थर्ड लॉ खत्म हो गया। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोशन ऑफ रॉकेट, ये आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। ब्लॉक लाइंग ऑन अ टेबल, आपकी बुक एग्जांपल दे रही है, ये भी आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। देखें, एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, जैसे ही आपने रखा अब वो ब्लॉक टेबल से नीचे नहीं जा रहा। क्यों? एक्शन तो हुआ ना, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट है, तो फोर्स तो लगी होगी ना टेबल पे, इस ब्लॉक ने लगाई है। लेकिन बेटे वो आपका एक्शन तो है वही वेट वाला, लेकिन अब ब्लॉक टेबल से नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि टेबल ने उसको सपोर्ट दे रखी है, नीचे से एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है टेबल भी उस ब्लॉक के ऊपर, रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये ब्लॉक टेबल से नीचे नहीं जा रहा। तो एक्शन भी हो रहा है और रिएक्शन भी हो रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये न्यूटन थर्ड लॉ कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से आपकी बुक ने एक और एग्जांपल दी है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, कि जब आप इस गन से बुलेट फायर करेंगे तो अब बुलेट जैसे निकलेगी तो आगे जाएगी ना, तो ये क्या है? एक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्शन वाली फोर्स के रिप्रेजेंट कर दिया कि बुलेट पे जो लग रही है वो एक्शन वाली फोर्स है, तो वो गई आगे। और उसी टाइम जैसे बुलेट आगे जाएगी, गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, मतलब पीछे की तरफ आपको झटका देगी। अब वो गन पीछे की तरफ क्यों गई? एक्शन आगे हुआ, रिएक्शन पीछे हुआ। तो यहाँ पे भी क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपकी बुक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही है, ठीक है, कि फोर्सेस इन पेयर्स। वी हैव स्टडीड दैट फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करेंगे, जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी वो पेयर्स की फॉर्म में एक्ट करेंगी, वो पेयर्स की फॉर्म में होंगी, जैसे कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो बॉडीज ने इंटरैक्ट किया तो फोर्सेस पेयर की फॉर्म में आ रही है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये एग्जांपल्स आप मेंशन कर देंगे। आखिरी बात न्यूटन थर्ड लॉ की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, ये जरूर नोट कर लीजिएगा बेटे, कि एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी, कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे, सेम बॉडी पे कभी भी एक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ एक ही बॉडी पे अप्लाई नहीं होता, बल्कि इसके लिए टू डिफरेंट बॉडीज का होना जरूरी है। जब दो डिफरेंट बॉडीज इंटरैक्ट करेंगे तब न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा होगा। तो टू डिफरेंट बॉडीज के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। ये बात जहन में रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, टू बॉडीज इंटरैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम बॉडी पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा, या कह लेंगे एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट नहीं करेंगे। लो जी, न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म, सेकंड लॉ भी पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ भी डिटेल में पढ़ लिया। अब है इन लॉज की लिमिटेशन।
आखिरी हेडिंग, लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कि ये जो न्यूटन के लॉज हैं ये हर तरह की मोशन के लिए हर जगह पे एप्लीकेबल है। तो हम कहेंगे नहीं, बल्कि ये न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनकी स्पीड बहुत थोड़ी हो, स्मॉल हो। मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो वो v वेरी वेरी लेस देन होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनकी स्पीड बेटे क्या हो, स्मॉल। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम v से डिनोट कर लेते हैं, तो वो v जो है वो वेरी वेरी लेस देन होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है ये बहुत थोड़ी तभी हो सकती है स्पीड ऑफ लाइट से जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो, यानी कि उनका मैस लार्ज हो। तो फिर सेकंड कंडीशन भी यहां पे लिख देते हैं कि मैस क्या होना चाहिए बेटे, लार्ज होना चाहिए। तो जब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का मैस लार्ज होगा तो फिर उन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो वेरी वेरी लेस देन होगी स्पीड ऑफ लाइट से। तो फिर उन ऑब्जेक्ट्स पे आप न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल होंगे। अब अगर आप बुक में देखें ना ये लिमिटेशन की हेडिंग, तो वहां पे थ्योरी के 3 पैराग्राफ्स मेंशन किए गए हैं, वहां पे भी यही बात की जा रही है, लेकिन वहां पे हो सकता है आपको समझ ना आए, तो मैंने देखें कितना आसान करके आपको समझा दी है। आखिरी बात ये भी की जा रही है कि अगर स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ जाए, फास्ट हो जाए, इतनी कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाए, तो फिर क्या होगा। तो फिर आपकी बुक कह रही है फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए सच एज एटॉमिक पार्टिकल, जैसे एग्जांपल ले रही है एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो फिर वो कहती है यहां पे न्यूटन के लॉज कंप्लीटली तौर पे फेल हो जाएंगे, बल्कि यहां पे आएगी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की थ्योरी, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी है। तो फिर अगर आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाए, तो फिर उन चीज़ों को आप स्टडी करेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी है। बस यही कुछ आप तैयार करेंगे। अगर लिमिटेशन आती है तो आप इसी तरह से लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। यही बात आपकी बुक में की जा रही है, लेकिन मैंने आसान करके आपको बता दी है। क्लियर, टॉपिक खत्म। फर्स्ट लॉ आपको डिटेल में पढ़ाया, सेकंड लॉ डिटेल में पढ़ाया, साथ साथ बताता गया हूं कि ये वाले पॉइंट्स आपके एमसीक्यू बन के आएंगे, पक्के पक्के एमसीक्यूज हैं, तैयार करने हैं, भूलने नहीं है, बताता गया हूं ना। फिर न्यूटन के थर्ड लॉ को भी हमने अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा, फिर लास्ट में लिमिटेशन देख ली। तो अब एक छोटा सा एमसीक्यू बता देता हूं कि भाई जितने हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड किस तरह से आपसे एमसीक्यू यहां से पूछा जा सकता है। एक बता देता हूं ताकि जरा आपको आइडिया हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, वो कहता है ये जो मोशन के लॉज हैं इनमें से कौन सा लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या ऑप्शन ही नहीं है। तो आप वीडियो को यहां पे पॉज करके जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस एमसीक्यू की कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा। टीचर की बात जरूर मानिए, यहाँ पे जरूर कमेंट करके बताना है आपने। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बता के आ रहा हूँ, सही है। तो इसीलिए आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। लो जी, ये था हमारा आज का टॉपिक 3.4, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से इसको तैयार कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाएं। ये नहीं कि आपने बाद में भी फिर आके वीडियो देखने, नहीं, एक दफ़ा देखें, समझ लें, फिर उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके अपने नोट्स बना लें, बाद में फिर एक दफ़ा देखेंगे तो आपको तैयारी हो जाएगी। ठीक है।